पिछले वीडियोस में हमने विधायिका के बारे में जाना था, हमारी संसद है उसके कितने सदन हैं, 2 सदनों के बारे में अपन ने जाना, राज्यसभा और लोकसभा। हमने ये भी जाना कि किस तरह से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है और क्यों इसको इतना शक्तिशाली बनाया गया है और किस तरह से हमारी संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो इन सारी बातों को हमने जाना था हमारे इस अध्याय विधायिका में। अब वक्त हो चला है इस अध्याय के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने का, जो है इस अध्याय की प्रश्नावली। तो चलिए देखते हैं अपन इस अध्याय के प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न, आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है जो जनता की भलाई करे। कारगर सरकार की जरूरत होती है जो जनता की भलाई करे। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो हमें विधायिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। यहाँ आलोक का कथन दिया गया है। आलोक ये कह रहा है कि क्यों ना हम अपने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ही चुन लें, जिस तरह से अपन लोकसभा के सदस्य चुनते हैं उनको चुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि काम तो सारा का सारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ही करते हैं। तो क्यों ना चुनाव सीधे मंत्री और मंत्री परिषद के और प्रधानमंत्री के ही हो जाए, विधायिका की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा आलोक का मानना है। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इसका हमें जवाब देना है। तो क्या इस कथन से सहमत हुआ जा सकता है? हमने इस पूरे अध्याय में जाना था कि विधायिका कितनी महत्वपूर्ण है हमारी शासन व्यवस्था के लिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बनाए रखने के लिए और कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखने के लिए। तो इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि विधायिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है सरकार का और उसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। देखते हैं आंसर। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वाले राज्यों में भी राज्यों का आकार बड़ा होने के कारण कार्यपालिका के सीधे चुनाव मुश्किल होते हैं। जिन राज्यों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहां पर भी जो राष्ट्र का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख है राष्ट्रपति, केवल उन्हीं के प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। पूरे मंत्री परिषद के प्रत्यक्ष निर्वाचन इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में होने बहुत मुश्किल है। संसद द्वारा विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। कानून बनाने के लिए उस पर वाद विवाद, विचार विमर्श अत्यंत आवश्यक है, जो कि केवल संसद में ही संभव है। ये वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल्पना कीजिए कि मान लीजिए सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, उसके लिए सरकार विधेयक लेकर आती है और उस विधेयक से संबंधित सारे के सारे वाद विवाद, विचार विमर्श, बहस, आलोचना, समालोचना, तर्क वितर्क, सारी की सारी बातें विधायिका के अंदर होती हैं और एक तरह से निचोड़ निकल जाता है उस विधेयक का, जो कि कानून बनने वाला है। उसकी सारे के सारे पहलू हैं वो अच्छी तरह से देख संभाल लिए जाते हैं विधायिका में इस प्रक्रिया के दौरान। अगर मान लीजिए विधायिका ही ना हो तो फिर उस विधेयक से संबंधित ये सारे के सारे कार्य कहाँ होंगे? तो इसलिए उस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए, तर्क वितर्क के लिए, बहसबाजी के लिए विधायिका का होना बहुत आवश्यक है। स्पष्ट है कि देश के लिए कारगर सरकार की जरूरत संसद ही पूरा करती है, इसलिए संसद ही वो एक पहलू है, एक ताकत है जो कि सरकार को कारगर बनाती है, जो कि सरकार को जनहितकारी बनाती है, जो कि सरकार को लोकतांत्रिक बनाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा में द्विसदनीय प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही थी। चर्चा में निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आई। कुछ बातें उभर कर आई सामने जो कि हमें यहाँ कथनों के रूप में दी हुई हैं। इन तर्कों को पढ़िए और इनसे अपनी सहमति असहमति के कारण बताइए। यहाँ कुछ तर्क दिए हुए हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको अपन को पढ़ना है और ये बताना है कि कौन से कथन से आप सहमत हैं और कौन से कथन से आप सहमत नहीं हैं। पहला कथन है, नेहा ने कहा है कि द्विसदनीय प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं साधता। हमने अपने अध्याय में बहुत अच्छे से जाना था कि 2 सदन होने क्यों आवश्यक हैं, क्यों दूसरा सदन है वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्यों उसकी आवश्यकता है। तो इस कथन से हम सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि एक सदन जहां नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है वहीं दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली जहां अपनाई
बनाई जा रही है वहाँ राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरे सदन की आवश्यकता पड़ती है, और फिर उसके बाद में कोई भी विधेयक है उस पर पुनर्विचार हो जाता है दूसरे सदन से, और दूसरा सदन है वो एक सदन की जो शक्तियां हैं उनको भी नियंत्रित करता है। तो इसलिए दूसरे सदन की आवश्यकता तो रहती है। समा का तर्क था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। ये इस तर्क से हम सहमत हो सकते हैं। हमारी भी राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, जो कि विभिन्न जैसे कि कला है, खेल है, इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। तो समा के इस तर्क से हम सहमत हो सकते हैं कि भाई जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग विषयों में, उनका जो उच्च सदन है हमारा राज्यसभा, उसमें मनोनयन होना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खिलाड़ी है मान लीजिए, बहुत अच्छा अर्थशास्त्री है मान लीजिए, बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ है मान लीजिए कि राजनीति विज्ञान के विचारों को, सिद्धांतों को, इसके बारे में बहुत जानकारी रखता है, तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, और उनके होने से संसद में हमारी सरकार को बहुत लाभ मिल सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति आवश्यक नहीं कि अच्छे राजनेता हों और वो चुनाव लड़के संसद में आ सकें, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव या फिर राज्यसभा में चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव। तो इसलिए राज्यसभा में मनोनयन का जो विकल्प है सदस्यों के, ये रखना चाहिए ताकि हमें योग्य व्यक्ति मिल सकें और उनकी योग्यता का लाभ हमारी सरकार को मिल सके। त्रिदेव ने कहा कि यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। अब अपन इसका उत्तर देखते हैं। पहला आंसर है नेहा के कथन से असहमत है, क्योंकि उच्च सदन के निम्नलिखित लाभ हैं। उच्च सदन निम्न सदन की मनमानी पर नियंत्रण रखता है। निम्न सदन द्वारा पारित बिलों को उच्च सदन पुनः विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। जनमत निर्माण में सहायक होता है। संघीय प्रणाली में द्वितीय सदन आवश्यक है और ये विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हमारे जो द्वितीय सदन है उसके लाभ, उसकी उपयोगिता बताई गई। समा के तर्क से हम सहमत हैं कि विशेषज्ञों का मनोनयन द्वितीय सदन में किया जाना उचित है, क्योंकि कुछ विषयों के विशेषज्ञ अच्छे राजनेता हों ऐसा आवश्यक नहीं है, इसलिए मनोनयन तो किया जाना ही चाहिए। कुछ हद तक हम सहमत हो सकते हैं कि जिन राज्यों में जो त्रिदेव का कथन था कि जहां संघीय व्यवस्था नहीं है वहां पर द्वितीय सदन नहीं होना चाहिए, तो हम कुछ हद तक सहमत हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, संघात्मक व्यवस्था नहीं है, अलग अलग राज्यों की इकाइयाँ नहीं हैं, अलग अलग प्रांतों की सरकारें नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा उपयोगिता द्वितीय सदन की नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी अगर द्वितीय सदन होता है तो उसका कुछ ना कुछ लाभ ही प्राप्त होता है, चाहे वो बिलों पर पुनर्विचार की बात हो, चाहे सभी को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, चाहे उस सदन में योग्य विशेषज्ञों के मनोनयन की बात हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? हमने जाना था जब अपन ने अपने अध्याय का अध्ययन किया था कि जो हमारी संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, और किन किन तरीकों से नियंत्रण करती है ये बातें भी अपन ने जानी थी। और अपन इन बातों को जानने के बाद ये भी समझ पाए थे कि लोकसभा है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख पाती है। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि एक तो जो हमारी मंत्री परिषद है, जो कार्यपालिका है, वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, राज्यसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। दूसरा, जो वित्तीय शक्तियां हैं वो सारी लोकसभा के पास होती हैं, तो वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से लोकसभा है वो कार्यपालिका पर ज़्यादा अच्छे से नियंत्रण रख पाती है। देखते हैं आंसर। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है, क्योंकि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है और धन विधेयक पर राज्यसभा के पास न्यून शक्तियां होती हैं। धन विधेयक और बजट मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं, और लोकसभा उसे रद्द कर दे तो उसमें कमी कर दे तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब धन से संबंधित जो भी मामले हैं उन पर नियंत्रण लोकसभा का होता है। केवल लोकसभा ही अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है, राज्यसभा नहीं
तो ये प्रावधान हैं जो कि इस बात का निर्धारण करते हैं कि लोकसभा है वो ज़्यादा कारगर तरीके से हमारी कार्यपालिका पर नियंत्रण रख पाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए। देखिए, जन भावना के अनुरूप ही कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जब भी कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात होती है, चाहे प्रश्नकाल की अपन बात करें, चाहे शून्यकाल की अपन बात करें, तो जो भी सदस्य हैं संसद के, हमारी लोकसभा के, वो जन भावनाओं के अनुरूप ही क्वेश्चन उठाते हैं। वो उन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं मंत्रियों से जिस पर कि कानून बनने वाला है और उस कानून को लेकर उनके मन में कोई संशय है, और वो अपने प्रश्नों के माध्यम से इस बात के लिए निश्चित होना चाहते हैं कि ये बनने वाला कानून जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगा, जन भावना के, जन कल्याण की भावना के अनुरूप होगा। तो देखिए, जन भावना के अनुरूप ही कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाता है। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही कार्य करने का सरकार पर दबाव बनाया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और 5 साल बाद में वापस उनको अपने क्षेत्रों से वोट लेना है। तो वो वोट किस आधार पर लेंगे? पिछले चुनावों में उन्होंने जो वोट लिए थे, जो वायदे उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से किए थे, उन वायदों को उन्हें पूरा करना होता है। तो उन वायदों को पूरा करने के लिए संसद के सदस्य सरकार पर दबाव बनाते हैं और वो वायदे जन कल्याण के लिए ही होते हैं, जनहित के लिए ही होते हैं। जनता की आकांक्षाएं उन वायदों में झलकती हैं। तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनको किए गए वादों को पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधि हैं वो कार्यपालिका पर इस बात का दबाव डालते हैं कि वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कानून बनाए। सरकार के कार्यों एवं कानूनों का जन भावना के हितार्थ बार बार अवलोकन और गहन विमर्श होता है। इसीलिए संसद के अंदर जब भी कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, बार बार उसका अवलोकन होता है। वो जनहितार्थ ही होता है, उसके हर पहलू को देखा जाता है और समझा जाता है कि इसमें से कौन सी बात ऐसी है जो कि जनहित के अनुकूल नहीं है और कौन सी बात ऐसी है जो कि जनहित का समर्थन करती है। संपूर्ण देश के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद में सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास एवं समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे संसद को ज़्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। यहाँ अपने को कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं और ये प्रस्ताव हैं संसद को ज़्यादा कारगर बनाने की। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति का उल्लेख करें और यह भी बताएं कि इन सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे। मतलब हमें अपनी सहमति और असहमति तो बतानी ही है, साथ में अपन को ये भी बताना है कि किस तरह से ये जो दिए हुए हैं प्रस्ताव ये प्रभावी होंगे। तो देखिए, संसद को अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक काम करना चाहिए। पहला सुझाव तो ये दिया है। दूसरा सुझाव दिया है संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें सुनने में आया है, न्यूज़पेपर में भी आता है, टीवी पे भी आता है कि संसद में जो सदन में सदस्य हैं उनकी मौजूदगी इतनी नहीं हो पाई, गणपूर्ति कोरम नहीं हो पाया, जो न्यूनतम गणपूर्ति के लिए सदस्य होने चाहिए उतने सदस्य नहीं हुए, इसलिए बैठक नहीं हो पाई। तो इस तरह की बहुत सारी बातें अपने सुनने को आती हैं। तो ये भी एक प्रस्ताव दिया जा रहा है यहाँ पर कि संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। अध्यक्ष को ये अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने पर सदस्य को दंडित कर सके। तो देखते हैं अपन इससे सहमत और असहमत। जो पहला कथन था, क्या था अपना पहला कथन? पहला कथन था कि संसद को अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक काम करना चाहिए। तो इस बात से हम सहमत हैं। संसद ज़्यादा समय तक काम करेगी तो विकास के कार्य तेज़ी से हो पाएंगे। जो संसद के पास लंबित मामले हैं वो जल्दी निपट पाएंगे। संसद को ज़्यादा वक्त मिलेगा काम करने के लिए। दूसरा कथन था कि संसद
संसद में सदस्यों की उपस्थिति को अनिवार्य कर देना चाहिए। तो इस कथन से भी हम सहमत हैं। अधिकांश सांसद सदन से अनुपस्थित रहते हैं। ये संसद नहीं है, यहाँ पर सांसद होगा। अधिकांश सांसद सदन से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे वे सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी कानून होना चाहिए कि जो सांसद हैं, संसद के सदस्य हैं, वो अनिवार्य तौर से सदन में उपस्थित रहें। ये नियम बनाया जाना चाहिए कि संसद के सदस्य अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहें। अगला जो अंतिम कथन था कि जो सदन का अध्यक्ष है उसको ये अधिकार होना चाहिए, किस बात का अधिकार, कि सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने वाले सदस्यों को दंडित कर सके। इसका उत्तर देखते हैं अपन। इस कथन से भी हम सहमत हैं कि कुछ सदस्य हैं वो बेवजह ही उदंडता और उत्पात मचाते हैं, और इस तरह की घटनाएं अब तो बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं कि बेवजह ही कोई विचार विमर्श है, कोई मान लीजिए कि अच्छा कानून या विधेयक प्रस्ताव के लिए आया है, तो उस पर जानबूझकर और फिर केवल राजनीतिक स्वार्थों के कारण उत्पात मचाया जाता है, कार्य में बाधा पैदा की जाती है, सदन का उसका बैठक का बहिष्कार किया जाता है, बहिर्गमन किया जाता है छोटी छोटी बातों के ऊपर। और मतलब कि आपने देखा होगा लड़ते झगड़ते हुए, बहसबाजी करते हुए जो सांसद हैं हमारे, वो एकदम अध्यक्ष की कुर्सी तक भी पहुंच जाते हैं। कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा होता है और बेवजह बाधा उत्पन्न की जाती है। तो अध्यक्ष के पास ऐसे अधिकार होने चाहिए कि वो ऐसे सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकें, उनको दंडित कर सकें, ताकि जो इस तरह की हरकतें हैं जो कि कार्यों में बाधा और व्यवधान डालती हैं, इस तरह की जो मानसिकता है कि किसी भी तरह से कार्य को नहीं होने देना, कि वो सरकार का कोई भी काम हो, चाहे विपक्षी दल में होने के कारण बस उनका जो एक कार्य है वो केवल विरोध करना ही है, अच्छे और बुरे का आकलन करना नहीं, केवल विरोध की दृष्टि से अगर वो हर एक बात का विरोध करते हैं, उत्पात मचाते हैं, उदंडता करते हैं, तो अध्यक्ष के पास ऐसी शक्तियां हों कि वो इनको रोकने के लिए दंडित कर पाए और अच्छे से कार्य संसद में हो पाए। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि जो अध्यक्ष हैं वो निष्पक्ष रूप से अपनी इस शक्ति का प्रयोग करें। ये स्वार्थ के लिए दूसरे विपक्ष के जो दल हैं उनकी बातों के, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने के लिए इसका उपयोग ना किया जाए। निष्पक्षता से अगर अध्यक्ष महोदय इस शक्ति का उपयोग करेंगे तभी ऐसी शक्ति देने की सार्थकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरिफ ये जानना चाहता था कि अगर मंत्री ही अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुसंख्यक दल अक्सर सरकारी विधेयक को पारित कर देता है, तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की क्या भूमिका है। जैसे कि हमने जब ये अध्ययन किया था इस वाले चैप्टर का, तब भी अपन ने ये जानी थी बात कि जो दल सदन में बहुमत में होता है, जो दल सरकार बनाता है, तो वैसे तो विधेयक अधिकतर जो विधेयक हैं वो मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और जब कोई एक दल बहुमत में होता है तो फिर बाद में वो अपने उन विधेयकों को पारित भी करवा लेता है। तो यहाँ आरिफ कह रहा है कि जब जो दल सत्ता में है, जो सरकार जिस दल ने बना रखी है वो बहुसंख्यक है, तो प्रस्तुत भी वही करता है, पारित भी वही दल कर लेता है, तो फिर बाद में संसद की क्या भूमिका रह गई। आप आरिफ के क्या उत्तर देंगे? तो देखिए इसका उत्तर अपन देखते हैं कि आरिफ के कथन में कुछ सच्चाई अवश्य है। ये बात सत्य है कि आरिफ के कथन में इस बात की सच्चाई है कि बहुमत में जो दल होता है वो बाद में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए जो भी विधेयक हैं उनको पारित कर लेता है, क्योंकि उनके पास बहुमत है और विपक्षी जो दल हैं उनके संख्या में उनके सांसद हैं वो कम हैं। लेकिन फिर भी चाहे उन्होंने पारित करवा लिया, लेकिन फिर भी जो जो विपक्षी सदस्य हैं वो इस विधेयक के ऊपर चर्चा और वाद विवाद करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, इसके नकारात्मक पहलुओं को सामने रखेंगे, तो इसका दूसरा पहलू भी अपन देख पाएंगे। जनता भी इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं से और अपन इसको कहें कि जागरूक हो पाएगी, जान पाएगी कि सरकार जो कानून लाने जा रही है उस कानून के पीछे सरकार की क्या मंशा है और जो विपक्ष कह रहा है उन बातों में, उन तथ्यों में कितनी सच्चाई है।
देखते हैं उत्तर कि सांसद किंतु संसद में प्रत्येक विधेयक पर विचार विमर्श होने से उसके हानि और लाभ का पता चलता है। इस विमर्श से जनता भी उस विधेयक के संबंध में जान पाती है। यदि बहुमत दल सरकारी विधेयक को पारित कर भी देता है तो बहस के दौरान हुए वाद विवाद से जनता उस विधेयक का संपूर्ण आकलन कर पाती है कि जिस दल के पास बहुमत है उसने अपना विधेयक रखा, अगर उसने पारित भी कर दिया तो भी इसको पारित करने की प्रक्रिया में जो बहस हुई, जो वाद विवाद हुई, जो आलोचना समालोचना हुई, उन सब को देखकर, उन सब को जानकर जनता एक आकलन लगा लेती है और उन आकलन के आधार पर वो अगले आने वाले चुनावों में अपने मतदान का निर्णय लेती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है संसद की। भले ही सरकारी विधेयक को जो बहुमत का दल है उसने पारित करवा लिया, लेकिन फिर भी जनता को यहाँ मौका मिलता है उसके पक्ष विपक्ष को जानने का। जब गठबंधन दलों की सरकार होती है तो संसद की प्रक्रिया है ये और महत्वपूर्ण बन जाती है। इसका तो अपन ने विस्तार से अध्ययन किया ही था अपने इस अध्याय के अंतर्गत कि जब गठबंधन की दलों की सरकार होती है तब तो ये एक कहें कि अपन चित्र ही बदल जाता है पूरा का पूरा। तब जो सरकार है वो अपनी मन मर्जी के विधेयक हैं वो नहीं पारित करवा पाती है। जो सहयोगी दल हैं उनका भी विश्वास उसे पाना होता है और उसके लिए कई समझौते उसे करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप निम्नलिखित में से किस कथन से सबसे ज्यादा सहमत हैं? बहुत सारे कथन हमारे सामने दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि किस कथन से हम सबसे ज्यादा सहमत हैं। पहला कथन है सांसद विधायकों को अपनी पसंद की पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए, कि जो सांसद हैं, संसद के सदस्य और विधायक हैं, विधानसभाओं के सदस्य, उनको अपनी पसंद की पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए। दूसरा है दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद और विधायकों पर बढ़ा है। यानी कि दल बदल निरोधी जो कानून बना है जिसके बारे में भी अपन ने जाना था जब अपन ने ये चैप्टर पढ़ा था, तो इस दल बदल विरोधी कानून के कारण जो दल के नेता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उनका दबदबा बढ़ा है। दल बदल हमेशा स्वार्थ के लिए होता है और इस कारण जो विधायक सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहता है उसे आगामी 2 वर्षों के लिए मंत्री पद के अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर कि हम कथन गए से सबसे ज्यादा सहमत हैं। क्यों है सबसे ज्यादा सहमत? क्योंकि दल बदल अधिकांश तय है। ऐसा देखने में आया है, पूर्व के जो अनुभव है वो यह बताते हैं कि दल बदल अधिकांश तय है स्वार्थ के लिए ही होता है। यानी कि दल बदल जब भी करते हैं कोई विधायक या कोई सांसद, वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, वो अपने हित के लिए करते हैं, वो अपने लालच के लिए करते हैं। कोई दूसरा दल उनको लालच देता है किसी मंत्री पद का या फिर किसी उच्च पद का, इसलिए वो अपने स्वार्थ के कारण दल बदल कर लेते हैं। ऐसे न के बराबर उदाहरण हैं जहां सिद्धांतों के मतभेद के कारण दल बदल हुआ हो। ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जहां किसी सिद्धांत के कारण, किसी कहें कि अपन अच्छे कार्य के कारण, अच्छे वैचारिक मतभेद के कारण दल बदल हुआ हो। भारत में दल बदल को नियंत्रित करने हेतु दल बदल निरोधक कानून बनाया गया, परंतु इससे दल बदल नहीं घटा। अतः ये सुझाव उचित है कि दल बदल को रोकने के लिए कठोर दंड अवश्य होना चाहिए। और ये भी अच्छा सुझाव है कि दल बदल करने वाले विधायक और सांसद को आगामी 2 वर्ष तक मंत्री पद के अयोग्य करार दिया जाए, क्योंकि मंत्री पद को पाने की लालसा में ही दल बदल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोली और सुधा में इस बात पर चर्चा चल रही थी कि मौजूदा वक्त में संसद कितनी कारगर और प्रभावकारी है। डोली का मानना था कि भारतीय संसद के कामकाज में गिरावट आई है। यह गिरावट एकदम साफ दिखती है क्योंकि अब बहस मुबाहिसे पर समय कम खर्च होता है और सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने अथवा वॉकआउट करने में ज्यादा समय खर्च होता है। यहाँ डोली ये कह रही है कि भारतीय संसद है उसके कामकाज में गिरावट आई है। और किस आधार पर कह रही है वो ये बात?
वो ये बात इस आधार पर कह रही है कि अब संसद में जो बहस मुबाहिसे हैं, बहस होती है, विचार विमर्श होता है, उस पर तो समय कम खर्च किया जाता है और ज़्यादातर समय है वो कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने और वॉकआउट करने में ही खर्च कर दिया जाता है। सुधा का तर्क था कि लोकसभा में अलग अलग सरकारों ने मुंह की खाई है, धराशायी हुई हैं। आप सुधा या डोली के तर्क के पक्ष या विपक्ष में कौन सा तर्क देंगे? देखिए, देखते हैं इसका उत्तर। डोली का कथन उचित है कि सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ की बहस और गतिविधियों में नष्ट हो जाता है तथा उपयोगी कार्य अब कम हो रहे हैं। संसद की कार्यविधि में गिरावट आई है, जानबूझकर कार्यों में गतिरोध पैदा करने के मामले ज़्यादा आने लगे हैं। बहुत बार संसद में गैर संसदीय भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। जो सांसद के सदस्य हैं उन्होंने अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को भूलकर बहुत मतलब कि ऐसा आचरण प्रदर्शित किया है जो कि संसद के अनुकूल नहीं था। छोटी छोटी बातों पर सदन का बहिष्कार किया जाता है, तो इन सब के होते निसंदेह संसद की गरिमा का ह्रास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उन्हें क्रमवार सजाएं। अपन ने एक वीडियो के अंतर्गत बहुत अच्छे से इस बात को जाना था कि किस तरह से एक जो विधेयक है वो कानून में बदलता है। तो अपने को यहाँ पर कुछ ये तर्क दिए हुए हैं या फिर कहें कि अवस्थाएं दी हुई हैं, तर्क नहीं सॉरी, अवस्थाएं दी हुई हैं। इन अवस्थाओं को अपन को क्रमवार सजाना है, अर्थात विधेयक के अधिनियम बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा कार्य होता है, उसके बाद कौन सा कार्य होता है, उसके बाद कौन सा कार्य होता है। इस तरह से इनको नंबर से अपन को रखना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले तो कौन कौन सी अवस्थाएं अपन को दी गई हैं। पहली अवस्था दी गई है, किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। बताएं कि वह अगर इस पर हस्ताक्षर नहीं करता या करती तो क्या होता है। ये तो सबसे अंत में आएगा। विधेयक राष्ट्रपति के पास तो सबसे अंत में भेजा जाता है जब वो दोनों सदनों से पारित हो जाता है। विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ इसे पारित कर दिया जाता है। विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हुआ है उसमें यह विधेयक पारित होता है। विधेयक की हर धारा को पढ़ा जाता है और प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। विधेयक उप समिति के पास भेजा जाता है। समिति उसमें कुछ फेरबदल करती है और चर्चा के लिए सदन में भेज देती है। अगर आपने उस विधायी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ा था तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। संबंध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ कौन सा आएगा कि सबसे पहले जो संबंध मंत्री है वो विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है कि विधेयक की जरूरत क्या है, इस बात पर चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले ये वाली अवस्था आएगी। दूसरी अवस्था आएगी कि जो विधि मंत्रालय है वो कानून विभाग, विधि मंत्रालय का जो कानून विभाग है वो विधेयक को तैयार करता है। सबसे पहले विधेयक की जरूरत समझी जाती है, फिर उस विधेयक के प्रस्ताव को तैयार किया जाता है, फिर वो विधेयक चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है, फिर उस विधेयक पर चर्चा होगी, इस बात का प्रस्ताव पारित हो जाता है। फिर विधेयक भेजा जाता है उप समिति के पास में। अपन ने जाना था कि फिर वो समिति है उसके हर पहलू पर जांच पड़ताल करती है, खोजबीन करती है, उसके सारे के सारे लाभ हैं, हानियां हैं, पक्ष हैं, विपक्ष हैं, नकारात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, सबको बहुत अच्छे से देखती है और उसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट देती है। तो अगली अवस्था ये हो गई कि उसको समिति के पास भेजा जाता है, समिति उसमें कुछ फेरबदल करती है और चर्चा के लिए सदन में भेज देती है। जैसे ही सदन में आता है विधेयक समिति से तो फिर बाद में उसकी हर धारा को पढ़ा जाता है और प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। उसके बाद में विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हुआ था उस सदन में ये विधेयक पारित हो जाता है। तो एक सदन में जैसे ही विधेयक पारित होता है उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर वो लोकसभा में पारित हुआ है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा और अगर वो राज्यसभा में पारित हुआ है तो उसको लोकसभा में भेजा जाएगा। विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ भी इसे पारित कर दिया जाता है। विधेयक
भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब अपन को ये बताना है कि अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर ना करके इसको पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देते हैं। संसद या तो राष्ट्रपति का जो सलाह है, सुझाव है, उस पर विचार विमर्श करती है, उसके अनुसार परिवर्तन कर देती है, वापस राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं। या फिर मान लीजिए कि संसद है वो वैसा का वैसा ही वापस राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति को इस बार हस्ताक्षर करने ही होते हैं और विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं और संसद के पास भी नहीं भेजते हैं, तो वो विधेयक वहीं पर अटक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। संसदीय समिति की व्यवस्था से संसद के विधायी कामों के मूल्यांकन और देख रेख पर क्या प्रभाव पड़ता है। संसदीय समिति की अपन ने बात की थी बहुत अच्छे से, क्या होती हैं संसदीय समितियां, कैसे वो कार्य करती हैं, क्या उनकी ज़रूरत होती है। तो अब अपन को यहाँ बताना है कि इससे संसद के विधायी कार्यों के मूल्यांकन और देख रेख पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्राय बिलों पर विस्तृत विचार के लिए इन्हें समिति को सौंपा जाता है। बिल की विस्तृत समीक्षा समिति द्वारा की जाती है। यह समीक्षा सदन को उस पर विस्तार से विचार करने और निर्णय करने में सहायक होती है। यह आवश्यक नहीं कि संसद प्रत्येक बिल पर समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करे, लेकिन सामान्यतया समिति की रिपोर्ट को संसद द्वारा थोड़े बहुत फेरबदल के बाद स्वीकार कर लिया जाता है। तो इसी के साथ समाप्त होता है अपना ये अध्याय विधायिका। धन्यवाद।